हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण मतलब कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण के बारे में समझेंगे, तो उसके एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। और यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देखिए प्लेलिस्ट से, क्योंकि हमने इसके आज जितना भी टॉपिक्स है वो सब मैंने उसमें समझा दिया है। बस 2 ही टॉपिक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम अपने इस टॉपिक्स को, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। इसमें क्या होता है कि जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे को किसी माध्यम में एक ही दिशा में जाने देते हैं, जब वो जाती है प्रकाश तरंगे, तो क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है और इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए, इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर फिगर से। जैसे देखिए, हमने कहा कि 2 प्रकाश तरंगे लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए और दोनों को एक ही दिशा में यदि हम लोग जाने देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 प्रकाश तरंगे। एक क्या है, एक जो येलो कलर से डिनोट किया गया है और दूसरा जो है पिंक कलर से है। तो यहाँ पर दोनों की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हर एक रिपीटेशन के बाद जो हुआ है ये क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों का क्या है, बराबर है, आवृत्ति दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो और एक ही दिशा में जब ये दोनों जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो बदल जाती है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। आप इसको एक दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 2 भाई है और किसी एक रस्सी को खींचना है, निकालना है कहीं से, और दोनों मिलकर के एक ही रस्सी के एक छोर पे लगे हुए हैं और दोनों का जो बल है वो बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में भाई ही हैं और दोनों का बल जो है बराबर है। ये कंडीशन है कि दोनों के पास उतना ही बल है। तो दोनों जब एक छोर पे लगेंगे और दोनों खींचेंगे एक साथ साथ, तो क्या होगा, उससे ज़्यादा बल लगेगा और रस्सी आसानी से वो खींच पाएंगे। तो इस कंडीशन में जब एक ही दिशा में लगता है तो उससे क्या होता है, प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है, इट मीन्स कि बढ़ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर इसका रिजल्टेंट देख पा रहे होंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो है, इसका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जा रहा है, इससे इसका इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। अब देखिए, दूसरा कंडीशन एक ये अराइज होता है कि मान लीजिए दोनों भाई ने झगड़ा कर लिया और बोला कि नहीं, एक ही हम लोग साइड से नहीं लगेंगे, हम लोग 2 साइड से लगते हैं। तो रस्सी के दोनों छोर को दोनों ने पकड़ लिया और दोनों के पास तो बल जो है वो बराबर का है। तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बल बराबर है तो नहीं वो खींच पाएगा नहीं ये खींच पाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं खींच पाएगा। तो जितना पे रहेगा उतना ही पर रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहीं पर भी हिले डुलेगा नहीं रस्सी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होएगा। तो वैसा ही देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि एक जो वेव है वो क्या है, पिंक कलर का, जो कि आपको दिखाया गया है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा जो है येलो कलर का, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपने यहाँ पर अच्छे से ये कंसेप्ट को समझ लिया होगा कि जब अपोजिट कुछ भी चीज़ को हम लोग लगाएंगे बल को, तो उस कंडीशन में कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बल की बात नहीं की जा रही है, मैं आपको समझने के लिए सिर्फ ये एग्जाम्पल दी थी। यहाँ पर आपका बात हो रहा है प्रकाश तरंग का। तो प्रकाश तरंग यदि एक ही दिशा में न जा करके अलग अलग दिशाओं में जाती है और दोनों की आवृत्ति जब बराबर होगी, तो उस कंडीशन में जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में जब हुआ था, जब एक ही दिशा में जा रहा था, तो उस कंडीशन को हम लोग, उस व्यतिकरण को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हिंदी में उसको संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, अलग अलग दिशा में प्रकाश गमन करेगा और दोनों की आवृत्ति बराबर रहेगी, तो उस कंडीशन का जो व्यतिकरण होगा, जो इंटरफेरेंस होगा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। क्योंकि उस टाइम में रिजल्टेंट क्या हो रहा था, आपका 0 हो रहा था। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, एक ही ये में जा रहा है। जैसे ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से नीचे वाला भी स्टार्ट हुआ है, और अब ये दोनों जो मिल रहे हैं, ये दोनों का जब रिजल्ट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जा रहा है। इंटेंसिटी जो है यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड देखिए, वेव में एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन लाइट की बात किया जा रहा है तो वहाँ क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। मतलब उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव में एक ऊपर से जा रहा है, मतलब यदि ये स्टार्टिंग से जा रहा है 0 से 180 की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये दूसरा क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन में दोनों जब मिलता है तो क्या होता है
एक मान लीजिए प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जीरो हो जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको यही याद रखना है, पहले कंडीशन में जब एक ही दिशा में जाएगा तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब दूसरे अपोजिट दिशा में रहेगा तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप हमेशा याद रखिएगा वही लड़का वाला एग्जाम्पल का, जैसे ही आपके माइंड में ये एग्जाम्पल आएगा तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि ये कैसा वाला इंटरफेरेंस है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बेअतीकरण के एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहला कंडीशन कब होता है कि जब पानी में केरोसिन तेल जब मान लीजिए गिरा हुआ है या फैला हुआ है, तो क्या होगा, केरोसिन तेल हमेशा पानी के ऊपर होगा। क्यों होता है ऐसा, तो उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, पानी से कम होता है। किसका, केरोसिन तेल का। तो केरोसिन तेल का जब डेंसिटी कम होगा तो वो ऊपर तैरेगा, और ऊपर जब उस पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, वो ब्लू, नीले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में साइन करने लगता है, चमकने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये क्यों होता है, तो बेअतीकरण के कारण ही होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही होता है। जो पानी में केरोसिन तेल चमकता है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना। आप कभी भी कपड़ा डिप करते हुए आपने कभी देखा होगा बुलबुले को, तो आप देखे होंगे कि क्या होता है कि बहुत सारे कलर में जैसे जैसे हिलते रहता है तो बहुत सारा कलर उसमें से हम लोगों को दिखाई देता है और वो चमकते रहता है। तो इसको क्या, ये भी क्यों होता है, तो ये भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के बेअतीकरण के कारण ही होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो दैनिक जीवन से ही हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी स्पीकर, मोबाइल में कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि आपके पास ईयरफोन आप लगाए हुए हैं दोनों कान में और वॉल्यूम में है आपका जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि एक कान में क्या हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, दूसरे में गा रहा है, या फिर कोई कुछ दूरी पर बैठ के गा रहा है, ऐसा हमें फील होता है। तो ऐसा हम लोगों को क्यों फील होता है, तो वो भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ही होता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों को मर्ज किया हुआ है। एक में कैसा वेव डाला हुआ है, म्यूजिक का वेव डाला हुआ है, दूसरे में सॉन्ग का वेव डाला हुआ है। वो दोनों को मर्ज करने के बाद हम लोग सुनते हैं, जो वो कंबाइंड सुनते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा फील होता है कि स्पीकर वन में म्यूजिक बज रहा है तो दूसरे में गाया जा रहा है, सॉन्ग की आवाज़ें आ रही है, और ऐसा हम लोग को फील इसीलिए होता है। क्यों होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण होता है, समपोषी बेअतीकरण के कारण होता है। तो आई थिंक हम आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको प्रकाश तरंग का बेअतीकरण समझ में आ गया होगा, और हमेशा आप जो इसका एग्जाम्पल है उसको ही आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये क्यों होता है। जैसे कि पूछ देगा कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई क्यों देते हैं, किसके कारण दिखाई देते हैं, और 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा उसमें। वो यही प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के बेअतीकरण के कारण, या प्रकाश के ध्रुवण के कारण। तो आपको आंसर देना होगा। तो आप यदि इसको समझे रहेंगे अच्छे से तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश के बेअतीकरण के कारण होता है। अब देखिए हम लोग अपने अगले टॉपिक्स को देखते हैं। क्या है यहाँ पर अगला तो टॉपिक हमारा, तो प्रकाश का ध्रुवण, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब हम लोग को समझना है कि प्रकाश का पोलराइजेशन क्या होता है। तो देखिए ध्रुवण की जो घटना होती है प्रकाश में, वो क्यों होती है, तो प्रकाश के तरंग जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण ही प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। तो अब यहाँ पर आपके पास आया कि प्रकाश, हम लोग सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम लोग आज यहाँ पर इस डाउट को ही क्लियर करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, आखिर कैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस घटना को समझने के लिए हम लोग समझते हैं पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण करने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो माध्यम में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है। तो देखिए प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, ये भी एक, ये तो फॉलो कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है कि प्रकाश को भी किसी माध्यम में चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो निर्वात में भी चलता है और माध्यम में भी चलता है। लेकिन क्या होता है, निर्वात में क्या होगा कि उसका स्पीड जो होगा वो ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, माध्यम के कंपेरिजन में। किसी मीडियम में जब प्रकाश चलेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो कम होगा निर्वात के कंपेरिजन में, निर्वात में ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, निर्वात हम लोग किसको कहते हैं आप समझ सकते हैं। निर्वात का मतलब होता है
वैक्यूम मतलब पूरा खाली, वहाँ पर इवन एयर तक को भी एग्जिस्ट नहीं करता है। निर्वात का मतलब कि वहाँ पर हवा भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यदि लाइट को डाला जाएगा तो वो ऑफकोर्स ज़्यादा तेज चलेगा, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने वाला रास्ते में कोई भी नहीं है। और यदि माध्यम में चल रहा है, मान लीजिए आप हवा की ही बात कर रहे हैं, वायुमंडल की बात कर रहे हैं, वायुमंडल में यदि लाइट चलता है तो भी निर्वात के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, जितने सारे भी वायुमंडल के लेयर हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका जो चलने की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो इस कारण से निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है किसी माध्यम के कंपैरिजन में, आपको याद रखना है। तो ये कंडीशन को प्रकाश फॉलो करता है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब दूसरे कंडीशन को समझते हैं। इसका दो कंडीशन है। देखिए, प्रकाश जो है वो फोटोन कणों से मिलकर ही बना होता है। ये तरंगे जो है फोटोन कण के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। अब फोटोन कण क्या है, तो प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और उस कणों को ही जब बंडल में, मतलब एक साथ वो ग्रुप के साथ प्रकाश जो है चलता है, तो ये जो बंडल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और प्रकाश जो है, फोटोन कण जब संचरण करता है और उसमें यदि प्रकाश को संचरित किया जा रहा है, तो ये दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे का लंबवत होता है। किसका, फोटोन कण का और तरंग, जो प्रकाश तरंग है उसका एक दूसरे का कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। इसके कारण हम लोग कहते हैं कि प्रकाश कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्योंकि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे वो कैसे तरंग होंगे, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग ही एक ऐसा तरंग होता है जिसको कि हम ध्रुवित कर सकते हैं। तो इस कारण से हम लोग प्रकाश को ध्रुवण का जो घटना होता है वो सिर्फ किसमें होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग के कारण ही होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण ये अनुप्रस्थ होता है, और अनुप्रस्थ तरंग को ही हम ध्रुवित कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। मैंने अभी जितना आपको समझाया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है, कि क्योंकि ये किसी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग होगा तो ये क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। और अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं, जब वो फोटोन कण के साथ साथ एक दूसरे, मतलब प्रकाश और फोटोन के बीच का जब लंबवत वो चलेगा एक दूसरे का, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग को ही हम लोग ध्रुवित करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं अब इसका पोलराइजेशन प्रोसेस में क्या यूज़ है। आपने समझ लिया कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो विद्युत चुंबकीय होने के कारण इसमें ध्रुवण होता है। तो अब हम लोग ध्रुवण को समझते हैं, पोलराइजेशन को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, एक लाइट सोर्स है जिसको डाला जा रहा है। तो लाइट सोर्स जब होता है, किसी भी सोर्स से जब लाइट आता है तो वो कैसा होगा, पोलराइज्ड होगा या अनपोलराइज्ड होगा। ऑफ कोर्स वो अनपोलराइज्ड होगा, क्योंकि हमें पोलराइज्ड करने के लिए लाइट को पोलराइजर का यूज़ करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप पानी को फिल्टर करते हैं, तो आपको फिल्टर करने के लिए फिल्टर की आवश्यकता होती है, पानी को साफ करने के लिए आपको फिल्टर की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही प्रकाश को हम लोगों को जब पोलराइज्ड चाहिए होता है, पोलराइज्ड लाइट चाहिए होता है प्रकाश, तो हमें उस कंडीशन में पोलराइजर का यूज़ करना होता है। तो जब स्टार्टिंग में जब हम लोग किसी सोर्स से लाइट को लेते हैं तो वो अनपोलराइज्ड होता है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग पोलराइज्ड करने के लिए पोलराइजर का यूज़ करते हैं। और पोलराइजर क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पोलराइजर एक टाइप का, जैसे पानी के लिए फिल्टर यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए, तो वैसे ही लाइट को साफ़ करने के लिए या फिर लाइट को हम लोग को एक डायरेक्शन में लेने के लिए पोलराइज्ड को यूज़ करेंगे, पोलराइजर को यूज़ करते हैं। वैसा ही एक क्या है, यंत्र बोल सकते हैं आप, डिवाइस बोल सकते हैं उसको, पोलराइजर को। तो इस कंडीशन में जो है पोलराइजर ये लगाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है पोलराइजर, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पोलराइजिंग फिल्टर। ये पोलराइजर जो है ये अनपोलराइज्ड, देखिए यहाँ ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे ये चल रहा है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस में है। तो ये क्या करता है, किसी एक एक्सिस को ही पास करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। इसका काम पोलराइजर का क्या है कि किसी एक एक्सिस को अलाउ करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर ये किसको अलाउ किया है, वाई एक्सिस वाले लाइट को क्या किया है, ये अलाउ कर दिया है, मतलब यहाँ से पास कर दिया है, और बाकी जो ये एक्स एक्सिस वाले हैं उसको क्या किया है, ये ब्लॉक कर दिया है। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि ऐसे क्या हुआ है, लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो गया है।
यहाँ पर हमें जो मिला है पोलराइज्ड लाइट मिला है। देखिए जैसे सोर्स से जो लाइट आते हैं वो सभी डायरेक्शन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसी को ही तो हम लोग अनपोलराइज्ड कहते हैं। मैंने आपको यहाँ अनपोलराइज्ड को समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश जो किसी भी सोर्स से आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अनपोलराइज्ड होता है। अब देखिए कि यहाँ पर इस कंडीशन से भी हम लोग पोलराइजर को लगा कर भी लाइट को पोलराइज्ड कर सकते हैं। और हम लोग और किस कंडीशन से किसी लाइट को पोलराइज्ड करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर किसी मिरर से इस लाइट को पास करवाया गया है, तो क्या होता है मिरर के कंडीशन में कि वो सभी लाइट को पास नहीं करता है, कुछ को वो क्या करता है, खुद में ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो ऑब्जर्व किया वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाकी सबको क्या किया है, ये ऑब्जर्व कर लिया है सभी को, और कुछ को ही जो कि ये वाई एक्सिस वाले हैं उसको ये क्या किया है, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर दे दिया है। तो ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस से भी हम लोग लाइट को पोलराइज्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आपके पास ये आता है कि हमें लाइट को पोलराइज्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए जब लाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी भी चीज़ पे, उसको कम करने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ये जो वेव है सबको कम कर करके वो क्या कर रहे हैं, कम कम को ही पास करने दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी लाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगा उसको कम करके जब हमें कम ज़रूरत होगी लाइट का तो उस कंडीशन में करेंगे। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है कि प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए। जैसे मान लीजिए प्रकाश की चकाचौंध को आप कैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या आप कार चला रहे हैं, सपोज दैट रोड पे चला रहे हैं और आपके अपोजिट साइड से भी एक कार आ रहा है और उसका भी लाइट ऑन है क्योंकि नाइट का टाइम है। तो उस टाइम में क्या होगा कि उसका जो लाइट पड़ेगा आपकी आंख में डायरेक्ट पड़ेगा, तो उस टाइम में यदि पूरा लाइट आपकी आंखों पे पड़ जाएगा तो उस टाइम आपका पुतली क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाने के कारण आपको कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा और आप रोड पे हैं तो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमें पोलराइज्ड लेंस का यूज़ करना होता है। चश्मे में पोलराइज्ड लेंस का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो आप देखिए कि इससे कैसे बचेंगे, पोलराइज्ड को हम लोग इस कंडीशन में यूज़ करेंगे तो कैसे बचेंगे। तो सपोज दैट इसको मानते हैं हम लोग ऐसे कि मान लीजिए आपके आँख का जो लिमिटेशन है लाइट को रखने का वो दो यूनिट का है। सपोज दैट मान लेते हैं 2 यूनिट का है। तो आपके आँख में यदि 2 यूनिट अचानक से सामने से ही पड़ जाएगा तो फिर तो कोई और लाइट को वो इंटर नहीं करने देगा, क्योंकि जितना उसको चाहिए था वो उतना ले चुका है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है 2 यूनिट जाएगा या फिर कुछ भी, बस मैं समझाने के लिए आपको कोशिश कर रही हूँ। तो उस कंडीशन में 2 यूनिट का यदि है यहाँ पर जैसे देखिए एक लाइट है सामने से यदि आ रहा है तो उसका 2 यूनिट आपकी आंखों में, सिर्फ आपका आंख का लिमिटेशन 2 यूनिट का है। तो क्या होगा कि सामने से यदि लाइट वो आ रहा है और आपकी आंखों में पड़ेगा, तो यदि आप पोलराइजर लेंस यूज़ किए हुए हैं तो वो कुछ लाइट को ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को ही एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा। तो इस कंडीशन में आप कुछ को ही किए तो आपका आँख भी सुरक्षित है क्योंकि पूरा तो पड़ा नहीं है, और आप देख भी पाएंगे उस टाइम में आपका आँख सुरक्षित कैसे है, क्योंकि जो पुतली है आपका वो सिकुड़ा नहीं, जिससे कि आप रोड पे भी जो लाइट होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से कार जो चल रहा है इसका भी जो लाइट होगा तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे कि हाँ यहाँ आगे कार है, हमको इस डायरेक्शन में जाना होगा। तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि पूरा लाइट तो आया नहीं। इंटेंसिटी मैंने आपको बताया है कि पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, उसका जो लाइट होगा उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। उस कंडीशन में पूरा लाइट तो आपकी आंखों में पड़ेगा नहीं पोलराइज्ड होने के कारण, तो वो कम हो जाएगा। तो इसके कारण आप आसानी से देख पाएंगे। पोलराइजर का यहाँ पर भी उपयोग किया जाता है। कार को जब चलाते हैं तब चकाचौंध की जो प्रॉब्लम होती है उससे निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजर लेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा कंडीशन है सिनेमा घरों में 3D मूवीज़ को देखने के लिए। अब देखिए सिनेमा घरों में 3D मूवीज़ को देखने के लिए आपको एक चश्मा दिया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, पोलराइज्ड लेंस लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर 2 लेंस है, तो इसमें क्या होगा कि आपको क्या दिखाया जाएगा कि इस लेंस में लगा दिया है कि आपको एक्स वाले को ही सिर्फ पास करेगा, इसका जो पोलराइजर है वो एक्स एक्सिस वाले को, और इसका जो पोलराइजर जो इसमें लगा हुआ है वो वाई वाले को पास करेगा, ठीक है।
तो दोनों अलग अलग है। अब दोनों अलग अलग लेंस को आप एक साथ लगा करके और पिक्चर को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक साथ देख रहे हैं, तो एक साथ देखने के कारण आपको क्या होगा कि जो भी आप पिक्चर देखेंगे उसका आपको मोटाई का पता चलेगा कि हाँ वो चीज़ इतना मोटा है, और रियल का फीलिंग्स आएगा। तो इस वजह से हमें 3D में अच्छा लगता है देखने में, और 3D मूवीज़ को देखने के लिए स्पेशल चश्मे का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इस तरह की वीडियोस को आपको देखने में यदि अच्छा लगता है हमारी वीडियोस, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प होती रहे। थैंक यू।